नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश का बजट, इसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हर साल क्या जनता उतनी ही उत्सुकता के साथ देश के बजट का इंतजार करती है जितनी बड़ी आस जनता को होती है। अब देश की राजनीति भी ऐसी ही है कि वार पलटवार ही देखने को मिलता है, लेकिन क्या नीति निर्धारण पर देश की राजनीति का ध्यान केंद्रित होता है? क्या आपके और हमारे बारे में देश की राजनीति सोचती है? अब सरकार से आस क्या है? आस इतनी सी है कि सबका भला हो, जनहितकारी योजनाएं हो, कल्याण सबका हो, लेकिन ऐसा करने के लिए चुनौती भी बहुत बड़ी होती है। इसलिए आज खबरें अभी तक देश के बजट पर चर्चा करने जा रहा है, ताकि आप और हम समझ सकें कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है और देश की राजनीति बजट को लेकर क्या सोच रही है, उम्मीदें क्या है। पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे और सीधे चर्चा में शामिल होकर आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। समझना आपको है। अब ये देश का बजट पूर्ण बजट नहीं होने वाला, ये आपको मालूम है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। आने वाले वक्त में चुनाव है, तो मोदी सरकार क्या ये चुनावी बजट पेश करेगी, जिसे अंतरिम बजट हम कह रहे हैं? यानी कि कुछ ही महीने का ये देश का बजट है, उसके बाद नई सरकार बनेगी और फिर पूर्ण बजट आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो देश की जनता है या हरियाणा की अलग राज्यों की जनता है, वो देश के इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठी है। आइए सबसे पहले जनता जनार्दन के पास ही आपको लिए चलते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता की बात। बजट को लेके हमें काफी उम्मीदें हैं और सरकार से बार बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा सरकार हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दे, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह है इनके रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो एक गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके टेस्ट वगैरह जो लगते हैं उसके रेट काफ़ी आए हैं, दवाइयों के रेट भी काफ़ी आए हैं। तो सरकार को दवाइयों के और टेस्ट के रेट थोड़े से डाउन करने चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाए। तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। हम चाहते हैं सरकार हमारे बजट में जो जीएसटी है 18% लगता है, महंगाई ज्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है। तो इस हमारी मांग ये है सरकार से, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक पदार्थ खरीदने में अपनी भूमिका निभा सके। किचन को लेके तो हम यही मांग करेंगे कि थोड़ा सा हर चीज में रेट को कम किया जाए। जैसे गैस हो गई और राशन पानी के सामान में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, तो उसको भी कम कर दिया जाए। जैसे गैस के रेट को भी कम किया जाए। और वहीं करनाल जिले की जनता भी इस बजट से क्या आस लगाए बैठी है, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। जैसा कि बजट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो खैर पिछले बार के बजट भी हर बार आप लोग पूछते रहे हैं, बताते रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते रहे हैं। लेकिन इस बारी के बजट के लिए कुछ एक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जितना जल्दी आपके माध्यम से सरकार पे पहुंच सकें, ताकि जो लास्ट बजट इस सरकार का है उसके अंदर ये बातें इंक्लूड हो सकें। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत टाइम से हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो तो चेंज हुई, अच्छा हुआ, पीछे बढ़े भी सही, लेकिन उसमें जो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें। उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले, ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी उस सेविंग्स का बेनिफिट मिल सके। तो सर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी के रेट्स कम करें, जिससे कि जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब भी ज़्यादा हैं। 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मध्यम तबके को राहत मिले। और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए, इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा।
मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे नेता से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सुझाव हैं ताकि उससे हमारे आम इंडस्ट्री वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिले। एक तो उसमें यह है कि जो फॉर्म इनकम टैक्स का फॉर्म भरा है तो वो सरलीकरण होना चाहिए, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों की समझ में नहीं आता। दूसरे जीएसटी में क्या है कि जो वैट लगा था स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, वैट का रिफंड हमें मिल गया स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन कई बार वो हम जब सेंटर पे जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो वो अपलोड ही नहीं होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अपलोड करने के लिए। एक वो सरलीकरण होना चाहिए ताकि जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड हो जाए और जो लोगों को वैट का रिफंड है वो इंडस्ट्री को ईजिली मिल जाए। हमारी टीम अलग अलग जिलों में गई, अलग अलग जगह हमने लोगों से बातचीत भी की है। अंबाला के लोग क्या चाहते हैं देश के अंतरिम बजट से, आइए उनकी बातें भी आपको सुनवा देते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए गए। मेक इन इंडिया उनमें से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने से ये और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें एज इंडस्ट्रियलिस्ट मालूम देती है वो ये कि रेगुलेशंस और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक उदाहरण जीएसटी का ले सकते हैं। जीएसटी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था। हमारी उम्मीदें ये जी बजट से कि हमारे साइंटिफिक जो इंडस्ट्री है उसको सरकार की तरफ से जो पर कैपिटा जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें बेनिफिट मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट मिले, और इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो है कॉस्टिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसमें सरकार की तरफ से हमें कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिल जाएं, जिसकी वजह जिससे हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेनिफिट मिलेगा और हम चाइना को compete करने की पोजीशन में आ पाएंगे। केंद्र सरकार के बजट से अब की बार मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक दुकानदार आदमी को सबसे पहले तो रेट कम चाहिए होते हैं रिटेलर को, क्योंकि उससे उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इन्वेस्टमेंट कम होने से उसकी लागत कम होने से उसका प्रॉफिट बढ़ता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, एक दुकानदार आदमी जो 14 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है, जिसके लिए कोई सोमवार नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, उसकी छुट्टी का प्रावधान किया जाए। हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छे बजट आए हैं और इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हर जगह इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज एमएसएमई खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए हर स्तर पर, हर जिला स्तर पर सरकार की तरफ से R&D सेंटर्स जरूर खुलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो आइए इसी अंतरिम बजट पर हम चर्चा शुरू करते हैं। परिचय करवाते हैं हमारे मेहमानों का। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रविंदर ढुल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ चुके हैं, और ओंकार सिंह इनेलो से हमारे साथ बातें रखेंगे अपनी, और इस बजट पर उनकी राय क्या है वो भी जरूर बताएंगे। नेहा जी, पहले सवाल आपसे ही होगा, आप सरकार में हैं और जनता ने भर भर कर 2019 में वोट दिया, अब 2024 आ चुका है, परीक्षा फिर से आपकी है। उससे पहले ये अंतरिम बजट है, क्या क्या इस बजट में हो सकता है? उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है, ऐसे संकेत आप भी दे सकते हैं कि बीजेपी किस चीज पर ज्यादा फोकस करके, या एनडीए किस चीज पर ये सरकार ज्यादा फोकस करके आगे बढ़ना चाहती है ताकि चुनाव में भी आपको फायदा मिल सके? देखिए कमल जी, अभी खुलकर इस विषय में बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर रख सकती हूँ, क्योंकि सरकार ने पहले भी जितने भी बजट पेश किए हैं, हर बार हमने अपने बजट में बहुत सुधार किए हैं। बजट के अमाउंट को भी बढ़ाया है, जैसा कि 2023-24 का जो बजट रहा वो 1,83,250 करोड़ रुपए का रहा, और उससे पीछे जो वर्ष 22-23 का बजट था उससे वो 11.6% की वृद्धि थी उस बजट में।
और हर बार हमने जब भी बजट पेश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इस बार उनके पास में वित्त मंत्रालय भी है, उन्होंने स्वयं जो बजट पेश किए, उन्होंने हमेशा बजट को बढ़ाया ही है। दूसरी विशेषता जो हमने अभी तक सरकार की तरफ से जनता के समक्ष रखी है, हमने सभी सेक्टर्स को लिया, चाहे वो शिक्षा विभाग था, स्वास्थ्य था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात थी, युवाओं के लिए नव रोजगार की बात थी, एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंश्योरेंस सेक्टर था, कॉर्पोरेट सेक्टर था। हमने हर सेक्टर को लेकर एक बजट बनाया जिसमें सभी वर्गों के लिए समान रूप से डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हमने शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए और नए जो संसाधन हमारे सामने उपलब्ध हो ताकि नए रोजगार के अवसर मिले, नई योजनाएं आए, हमने सबके लिए, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बिजली विभाग के लिए, सभी के लिए हम जो है विकसित बजट को पेश किया। और यही उम्मीद जो है इस बार जनता सरकार से फिर से लगा रही है। अभी मैं सुन रही थी, आप बहुत सारे लोगों की बाइट सुना रहे थे, उसमें से कई लोगों ने जो उनका विश्वास उनकी बात में दिख रहा था कि हमें उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि इससे पहले भी बजट में जो प्रावधान किए गए हैं जिससे इंडस्ट्री को फायदा मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा मिला, उसी तरह से इस बार का बजट भी होना चाहिए और हम उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी इसी तरह का बजट आपके सामने लेकर आएंगे, चाहे वो अंतरिम बजट ही है, फुल बजट भी नहीं है, लेकिन उस अंतरिम बजट में भी जो जनता की जो दृष्टिकोण है, जनता की जो संभावनाएं हैं, आशाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार का भी जो सरकार का बजट है वो पूर्ण रूप से सही, अच्छा बजट आपके सामने आएगा। जी, रविंदर ढुल साहब कांग्रेस से अपनी बातें रखेंगे। ढुल साहब, बजट से हर साल हम एक सवाल पूछते हैं, उम्मीद क्या है? अब विपक्ष में आप हैं और आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ी होती है कि जो सरकार उसकी कमियों को गिनवाए, उनको दुरुस्त करवाए। अंतरिम बजट है ये, कुछ महीनों का बजट, लेकिन क्या लगता है आपको, ये चुनावी बजट होगा या आपको एक पॉजिटिव तरीके से लगता है कि सरकार के पास अब भी मौका है कि कुछ कर दिखाए और जनता का भला हो जाए? देखिए, हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे खुद के भी अपने एक फैसले हैं पार्टी के रूप में, तो हमें आशा है इनको, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था आरबीआई के द्वारा कोई चीज आई है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर दोबारा वापस जाना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम जो पूरी तरह से एम्प्लॉइज के खिलाफ, उसे खत्म किया जाए। पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट की, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी पूरी सिस्टम है पूरे देश के अंदर, उसको शेयर बाजार के हाथ में, मार्केट के हाथ में इन्होंने पकड़ा करके जो गड़बड़ कर रखी है उसको सुधार करके, दुरुस्त करके, पहली बात तो उसको वापस लेना चाहिए। दूसरी जो चीज जो ज्यादा इस समय पर आवश्यकता है वो है टैक्स के ऊपर, जो टैक्सों के अंदर जो है घटाया जाए। जैसे कि तेल के दाम है, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे ऐतिहासिक तौर पर बहुत कम है, बावजूद उसके इस देश के अंदर तेल इतना महंगा इसलिए है कि सरकार इसके ऊपर जो कंपनी है, कंपनियों को मुनाफाखोरी करने का पूरी तरह से कंपनियों को मौका दे रही है। इस चीज को भी कम कर बहुत ज्यादा जरूरी है। तेल के दाम को कम किया जाए, घरेलू गैस के दाम को कम किया जाए। इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जो इसके ऊपर छूट हो। पहले पिछले 2-3 साल की तरह जो मूर्ख बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आम जनता के लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, सेविंग्स के ऊपर छूट नहीं है। जबकि इस देश को ये कहा जाता था, ये देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी से जो है बचा केवल इस कारण से था कि भाई सेविंग बहुत अच्छी होती थी यहाँ पे देश के पास में, देश के लोगों के पास में, क्योंकि सेविंग के ऊपर टैक्स की पहले बचत होती थी। अब सेविंग के ऊपर कोई टैक्स के ऊपर बचत उसमें होती नहीं है, तो इसके कारण से जो है आम जनता की सेविंग की आदतों को खराब करने का सरकार ने काम किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के भरोसे छोड़ने का काम जो सरकार ने किया है, मैं उसको बहुत ज्यादा गलत मानता हूं। उसको भी ठीक करना चाहिए। इसके अलावा जो है कर्ज माफी की कोई योजना सरकार लेके आए तो बहुत अच्छी चीज है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यदि कोई इंसेंटिव हो, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इन्होंने एमएसपी को, हमने कहा था कि भी एमएसपी को गारंटी दिया जाए, तो एमएसपी की गारंटी की यदि कोई चीज सरकार अपने बिल में लेकर के आती है, बजट में लेके आती है, तो बहुत अच्छी चीज होगी। वरना उसे भी किसानों के साथ में धोखा माना जाएगा कि सरकार ने वादा तो किया था कि भी हम किसानों की बात सुनेंगे, लेकिन सरकार ने, ना तो सरकार की उस कमेटी ने कोई मीटिंग की, ना कोई रिकमेंडेशन, और ना ही एमएसपी की गारंटी दी गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हमें करनी चाहिए। ढुल साहब, आपने एक बात कही है कि कर्ज माफी किसानों के लिए होनी चाहिए,
इतना पहले से कर्ज सरकार पर है, लगभग 161 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पर कर्ज है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए हम दर्शकों की अगर नॉलेज के और ज्यादा बढ़ाएं उनके लिए, तो 100 रुपए अगर सरकार की आमदनी है, 20 रुपए तो ब्याज में जा रहा है, और ये 2.5 गुना तो हमारे लगभग रक्षा बजट का है, 10 गुना हेल्थ सेक्टर का है। ये कैसे होगा? ये जो आप बात कह रहे हैं कि धरातल पर ये सरकार के ऊपर कर्ज, सरकार के ऊपर जो कर्ज है फिजूल खर्ची का है। ये कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे ये दूसरी एंड पे बात कर रहे हैं। जो आपसे टोल लिया जाता है, टोल की दरें कितनी बढ़ाई हुई है। तो आप ये समझिए कि पीपीपी के अंदर आप बनाते हैं रोड को, और रोड के ऊपर आप लेते हैं टोल को, और आप ये कहते हैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम लेते हैं कर्ज। तो ये मूर्ख बनाने का जो काम चल रहा है, एक तरफ तो ये कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेकर के फिजूल खर्ची बढ़ाई जा रही है। बड़े कभी हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं, कभी बड़े बड़े प्रधानमंत्री के लिए जहाज खरीदे जाते हैं, कभी कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वहां पर सेंट्रल विस्टा को डेवलप किया जाता है ताकि इनकी लग्जरीज हैं उसमें किसी तरह की कमियां ना आए। तो जो कर्ज चल रहा है ये कहीं ना कहीं इनकी लग्जरियस उसके ऊपर चीजों के ऊपर खर्च करने के लिए चल रहा है। मैं नहीं मानता कि किसानों के ऊपर जो इस समय पे वर्तमान में जो कर्ज है कोई बहुत ज्यादा इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार इसको माफी कर दे। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लाखों करोड़ ये राइट ऑफ करने का काम करते हैं, तो किसानों के कर्ज को यदि राइट ऑफ करके उनको माफ करने का काम करेंगे तो कोई बहुत पहाड़ नहीं टूटने वाला है। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड का काम है मेरी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, और नेहा जी आपसे मैं इस पर सवाल करूंगा, लेकिन ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, हरियाणा में देखा जाए तो आपकी जो पार्टी है वो किसानों के बीच भी जाती है, आम वोटर्स के बीच भी जाती है, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि किसान हितैषी आपकी पार्टी है। लेकिन मोदी सरकार ने सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, और अभी चर्चाएं हैं क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि 8,000 रुपए सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ाया भी जा सकता है। तो किसानों के बारे में मोदी सरकार सोच रही है, आपको लगता है, या फिर ढुल साहब की तरह आप भी कहेंगे कि कर्ज माफी तो होनी चाहिए? जब ये सरकार आई थी तो और पीती थी, और 10वें बजट आई, 10 साल हो गए इस सरकार को। ओंकार सिंह जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा वो सही तरीके से आपकी आवाज को हम तक पहुंचाएं। नेहा जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने सुना रविंद्र ढोल साहब को जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को रख रहे थे। अब कर्ज सरकार पर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, कुछ मजबूरी सरकार की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, और कर्ज माफी की बात किसानों की हो रही है। किसानों के मुद्दे पर मैं आ जाता हूं, संक्षेप में थोड़ा सा इस पर जवाब देंगे। जो ढोल साहब कह रहे हैं आपको लेकर कई बातें उन्होंने कही हैं, कई मुद्दे उठाए हैं। बिल्कुल कमल जी। कमल जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जब भी हम देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो अपने खुद के स्तर की बात हो, राष्ट्रीय लेवल की बात हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना अपनी ग्रोथ को नहीं दिखा सकती है, नहीं दर्शा सकती है। आप भी जानते हैं जीडीपी काउंट करने का जो क्राइटेरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो आज भारत की जो है बुनियादी ढांचे को जो विकसित करना है, ये मूलभूत सुविधा के रूप में ही बन चुकी है। अगर आप देखिए कि आज जो हाईवेज का जो जाल, आज जो नेटवर्क तैयार हुआ है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आपके दोनों बॉर्डर्स पर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी जो जाल बिछा है, अगर वो नहीं बिछेगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, सड़क ही नहीं होगी, तो वहां पर व्यापार कैसे होगा? वहां पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात ही हम नहीं सोच सकते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हमारे भारतीय परिवेश में, जब हम अपने विकसित देशों की तरफ, अपनी विकासशील से विकसित देश बनने की यात्रा तय कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मैंडेटरी है, उस पे हमें काम करना ही होगा। और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है प्रणबद्ध थी, और वो जनता के लिए हमने उस पे काम भी किया है। डिफरेंस क्या है? देखिए, कांग्रेस के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जितनी भी योजनाएं आती थी वो केवल धराशायी हो जाती थी, पेपर पर रह जाती थी, या जो भी घोटालों में वो राशि जो है डूब जाती थी। लेकिन हमने उस राशि को जनता के इस्तेमाल के लिए खरा उतारा है और उसको इस्तेमाल किया है, पूरी राशि इस्तेमाल हुई है। हमने कोई घोटाले नहीं किए हैं उन राशियों के साथ। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी किसानों की जो आय है
वो हमने बढ़ाई है। हमने हरियाणा राज्य की अगर मैं बात करूं तो हमने प्रति क्विंटल जो इनकी उपज थी किसानों की वो भी बढ़ाई है। एमएसपी की बात हो रही थी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में जिसने 14 फसलों पर एमएसपी दी है। आज से पहले का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माननीय रविंदर ढूल जी, ओंकार जी यहाँ बैठे हैं। ओंकार जी की सरकार जब थी तब क्या एमएसपी दी जाती थी? केवल एक बार एमएसपी पर फसल खरीदी गई थी, हमने किसान सम्मान निधि दी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो राशि आप किसान को फ्री में दे रहे हैं, हम कहते हैं कि हम आपको फ्री में नहीं देकर हम आपको इतना बनाएंगे खुद कि आप अपना स्वरोजगार कर, अपने रोजगार को और बढ़ाकर हमने उनके लिए रोजगार तो आपने दिया ही नहीं है। आपके विरोधी कहते हैं कि जितना वायदा 2014 में किया अभी तक उतना आप रोजगार दे पाए क्या? आप उतना रोजगार दे पाए हैं? जितना 75,000 नौकरियां जो है वो कांग्रेस में हुड्डा सरकार ने दी थी, हमने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं। उसका तो केंद्र की बात उसका जो ब्यौरा है हरियाणा पे तो मैं आया नहीं। हमने कितनी बार इस बात को बात कही है कि 75,000 से डबल हमने आपको नौकरियां दी। जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना स्वरोजगार की तरफ युवा आज बढ़ा है, अग्रसर हुआ है, मोटिवेट हुआ है, उतना पिछली सरकारों के समय में तो रोजगार जो है वो बिल्कुल मायूस थे, उनके पास में तो मोटिवेशन भी नहीं था। हमने जो रोजगार की नई परियोजनाएं बनाई, जो उनको लोन देने की व्यवस्था की या उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की, स्किल इंडिया को लेकर इतनी ट्रांसपेरेंसी आपने कर दी कि एक पीएम की नौकरी के लिए लाखों युवा लाइनों में लगे रहते हैं। शायद आपकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से ऐसा हो, पहले विश्वास ना हुआ किसी सरकार पर। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, ओंकार सिंह जी के पास चलिए चलता हूं। आपने उन पर भी सवाल उठाए, उनकी सरकार पर भी। ओंकार सिंह जी, आपकी आवाज अब पहुंच पाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए पिछली सरकारों के समय, कमल जी एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। कमल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है? जॉब के लिए जी आ रही है सर। अगर फॉर्म भरा है कांग्रेस के समय में या एनएलडी के समय में, तो आप जानते होंगे कि ट्रांसपेरेंसी का महत्व क्या है। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कांग्रेस के समय में फॉर्म भरे, हमारे इंटरव्यू से पहले ही लिस्ट हुड्डा जी के घर से बनकर आ जाती थी। या फिर जो इनके चलिए उस पर मैं बाद में आऊंगा। किसानों का मुद्दा था, काफी अहम मुद्दा था। और अब की बार जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें किसानों की, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन पावर की बात हुई है, यूथ की बात आपने की है, किसान की है और गरीब की बात की है। उस पर मैं आऊंगा। जो 4 आपने आज अपनी सरकार की बात की है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन पर ही फोकस था। किसान की बात कर रहा था मैं। ओंकार सिंह जी, अपनी बात रखिए आप, और आपको क्या उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से? किसानों का भला होगा? कमल जी, किसानों की बात मैं कर रहा था। इसी सरकार ने वायदा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, और इसी सरकार ने वायदा किया था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल और नल में जल होगा। अच्छा, ये कहाँ है वादे? ये जुमले और जुमेलों की सरकार जुमले फेंक पर सत्ता में आ गई। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है। आप इनसे पूछिए। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, 1,83,950 करोड़ का बजट और औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र 850 करोड़ रुपए। क्या चीज है ये? और कितने रोजगार दिए इन्होंने? ये कहते हैं हमने 1,10,000 रोजगार दे दिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने पिछले सालों में 1,10,000 रोजगार दिए। इनसे ये पूछिए 2014 से लेकर 2024 तक कितने लोग रिटायर हुए, और आज स्थिति क्या है? आज बच्चों का HKRN के नाम पर और एक योजना के नाम पर 6,000 रुपए बच्चों को दे रहे हैं, ग्रेजुएट को, और ग्रेजुएट को 7500 रुपए। HKRN में कैसे शोषण हो रहा है? पहले ठेकेदार शोषण करता था, अब सरकारी ठेकेदार हो गया। HKRN में कौन रजिस्टर्ड कर रहा है, कैसे नौकरी मिल रही है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी पता नहीं है। और देखिए 55 लाख करोड़ का कर्ज था पूरे देश के ऊपर 2014 तक, मतलब 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था। और आप बता रहे हैं, आप कम बता रहे हैं, आप शायद या मेरी नॉलेज कम हो सकती है। मैंने आर्टिकल पढ़ा है 161 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। हो सकता है कि उसमें गलत भी हो, लेकिन मैं अपनी बात 210 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कितने लाख करोड़ का? कितने लाख करोड़ का बोल रहे हैं? 210 लाख करोड़ का कर्ज मैंने जो पढ़ा है जी, मतलब मात्र 9 वर्ष में इस सरकार ने 155 लाख करोड़ का कर्ज और ले लिया। अच्छा, जो 55 लाख करोड़ का कौन भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और जहां तक बात करते हैं हम सड़क की या यातायात साधन की, जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं उतना तो टोल टैक्स लगता भी नहीं सड़कों के ऊपर।
आज ये है बेरोजगार युवा नशे की तरफ जा रहा है। हमें चाहिए आज सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस सरकार से उम्मीद की बात आपने मेरे से पूछी, मैं बताना चाहूंगा कमल जी, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जैसे पिछले 9 बजट के ये भी वैसे ही जाएगा। हाँ, काम के सामने होने के कारण इस बजट में थोड़ा बहुत लॉलीपॉप जरूर दिखाए जाएंगे लोगों को। कुछ कॉलोनियां 100-200 कॉलोनियां रेगुलर कर दी जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 3 वर्ग हमारे देश में, उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग। ठीक है, उच्च आय वर्ग को टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, निम्न आय वर्ग को सरकार छूट देती है। आज मध्यम आय वर्ग वाला पिस रहा है। क्या सरकार मध्यम आय वर्ग के लिए, उसकी सेविंग बढ़ाने के लिए, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करेगी? उनको इनकम टैक्स की छूट बढ़ाएगी, जीएसटी के रेट कम करेगी? ये सरकार को करना। ठीक है रविंदर जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आज जो अभिभाषण राष्ट्रपति का था उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए थे और मोदी सरकार का विज्ञापन तक मल्लिकार्जुन खड़गे बता चुके थे। मैं एक बार वो बयान सुनवाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। तैयारी करके दिए थे, उन्होंने भी सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही हो सकता है उनको आदेश होगा। तो वही उन्होंने वहां पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। ढोल साहब, इस पर क्या कहेंगे? आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि सरकार का विज्ञापन पड़ा गया है? अब ऐसे में मोदी सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार अपनी ओर से गिनवा रही है और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मेरी सरकार ने ये काम किया है। हर राष्ट्रपति कहता है, इसमें क्या विज्ञापन वाली बात है? देखिए कमल जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कर्ज लेके घी पीने वाली एक चीज मैंने कही थी, तो इन्होंने जो काम नहीं, काम का प्रोपेगेंडा है। बहुत सारी चीजें तो जो है पुरानी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने कर्ज लेने का काम किया। जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे में सीएजी ने ऑडिट के अंदर गड़बड़ पकड़ी थी कि कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया 19 करोड़ रुपए पर किलोमीटर और खर्चा आया 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब आप समझिए कि भाई 250 करोड़ 1 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर यदि आप बर्बाद करने का काम करेंगे तो आप कर्ज लेकर के ही जो है देश को बर्बाद करने का, इकोनॉमी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल चीजें हैं, एक्चुअल फैक्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं पीछे से एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जिसमें शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर जो उछाल होता है उससे निवेशकों को फायदा होता है। तो भाजपा के सरकार के दौरान जो शेयर मार्केट के अंदर जो बेनिफिट हुआ, कांग्रेस सरकार के दौरान जो शेयर मार्केट में बेनिफिट हुआ निवेशकों, उसमें दिन रात का फर्क है। भाजपा का जो है वो 50% से भी कम है एवरेज, और कांग्रेस में 150% तक, 180% तक जो है शेयर मार्केट के अंदर उछाल आने के कारण जो है निवेशकों को बेनिफिट मिला। तो ना तो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दे रही है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल जो चीजें हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे बताने का काम करेंगे कौन सी नई कंपनियां इस देश के अंदर, जो बड़ी कंपनियां इस देश के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। फोर्ड जैसी कंपनियां इस देश को छोड़ने का काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है, तो ना इन्वेस्टमेंट है, एप्पल जैसे बड़े-बड़े स्टोर अब खुल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप उससे 10 गुना, 10 से 20 गुना ज्यादा रेट के ऊपर जो उसके ऊपर बढ़ाने का काम, बनाने का काम कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनी से बातचीत चल रही है, आने वाले वक्त में दावा है कि टेस्ला जैसी कंपनी भी यहाँ पर आएंगी। कमल, आप रोड की क्वालिटी देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ड्रीम प्रोजेक्ट है नितिन गडकरी जी का, आप उसको
जो है उसके साथ में जो दूसरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे, उसके साथ कंपेयर करिए, दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे 15 साल पुराना है, उसके ऊपर और इसकी रोड की क्वालिटी में दिन रात का फर्क है। आज के दिन भी वो रोड टूट चुका है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बीच बीच में। इतनी घटिया क्वालिटी का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेइंतहा पैसा खर्च करने का काम किया है। तो इनका जो विज्ञापन जो मॉडल है वो जो है एक्चुअल जमीन पे नहीं है, सिर्फ मूर्ख बनाने का एक तरीका मात्र है। ठीक है नियाज जी, मूर्ख बना दिया अपनी पब्लिक को। रविंदर ढुल साहब कह रहे हैं कि मूर्ख बनाने का एक तरीका है। अब पैसों से आप कितना मर्जी विज्ञापन दिखा लीजिए, लेकिन हकीकत सबके सामने है, ये ढुल साहब कह रहे हैं। और यूथ पर मैं आऊंगा, उसके आगे आप यूथ पर भी बात कीजिए, क्योंकि आपने यूथ पावर की बात की है आने वाले वक्त के लिए। देखिए कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी उभरते बाजार हैं या फिर अर्थव्यवस्था के जब हम विस्तार पर आते हैं तो विदेशी कर्ज जो है वो बढ़ता है। वो केवल भारत की बात नहीं है, जो भी ऐसे देश हैं जहां पर नई व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था की विस्तार हो रहा है, जहां नए बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, कंपनीज का जो है विदेशी कंपनियों का आवागमन या हमारा जो विस्तार हो रहा है बिजनेस का, वहां पर जो है विदेशी कर्ज हमेशा बढ़ता है। दूसरा रीजन रहा जो महामारी कोरोना की पूरे विश्व के सामने आई और भारत की जो जनसंख्या है उसके आधार पर कोरोना काल में कुछ कर्ज जो है वो वर्ल्ड बैंक से भारत को लेना पड़ा। वो भी एक स्थिति को हम नकार नहीं सकते। ऐसी आपदा की स्थिति में कर्ज बढ़ना को हम स्वाभाविक तरीके से ले सकते हैं, जिसमें कोई सरकार का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं जा सकता है। दूसरी चीज बात हो रही थी कि हम लोग अपना जो अभी ओंकार जी बात कर रहे थे कि बैंक में जो हमारी बचत थी वो कम हो रही है। मैं उस बचत के बारे में बताना चाहूंगी कि सरकार जो अभी हमारे पास डेटा है उसमें ये है कि जी एक मिनट जी बोलिए। जो जनधन योजना के तहत अब तक कुल राशि जो अभी बैंक अकाउंट में जमा है वो है 2.1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो जन धन अकाउंट में आज जमा हो चुके हैं, जिसमें 55% जो है भागीदारी वो महिलाओं ने निभाई है। इतना हमारा जो है वो बचत हुई है। तो जहां तक राजस्व को बढ़ाने की बात है या फिर कुल बचत को बढ़ाने की बात है, उस पर सरकार प्रयासरत है। राजस्व की अगर मैं बात करूं तो सरकार के पास अपना खुद का जो राजस्व था 2023 और 24 के बजट में वो 42% था, जो पिछले बजटों से बढ़ा था। चाहे वो SGST की बात हो, वैट की बात हो, चाहे स्टेट एक्साइज की बात हो, हम सभी क्षेत्रों में बजट को हमने बढ़ाया। और चाहे वो गैर कर राजस्व की बात हो, वो भी 2022-23 से 2023-24 में बढ़ा और वो निरंतर बढ़ रहा है। इसके बढ़ने से धीरे धीरे जो कर्ज का रेशो है वो भी घटता जाएगा। अभी अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल स्तर पर भी आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। जब कोरोना काल आया उसके बाद भी डगमगाई थी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो 300% की हाइक पर चली गई थी, लेकिन फिर भी उस स्थिति में, उस सिनेरियो में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखा और $5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था तक पहुंचा। ये प्रयास जो भारतीय आज सरकार कर रही है, मैडम उन वायदों का क्या जो ओंकार सिंह जी भी दोहरा रहे थे, उन पर भी तो जनता सवाल पूछना चाहती है कि वो बुलेट ट्रेन कहाँ है, कहाँ पर पटरी बिछी है, वो लोग देखना चाहते हैं। कम से कम पटरी तो दिखा दीजिए। वो अब जो हर किसी को घर देने की बात हो रही थी, हर किसी के सर पर छत की बात हो रही थी, 2022 से आगे टारगेट क्यों चला गया? कमल जी, वो टारगेट आगे क्यों चला गया? क्या आमदनी वाकई में आप दावा करते हैं कि किसानों की दोगुनी हो चुकी है? देखिए कुछ तकनीकी बातें रहती हैं, क्योंकि इनमें एक लंबा जो है प्रक्रिया की बात है। ये आपको जमीन भी अधिग्रहण करना है, उसके बाद क्लियरेंस लेना है, बहुत सारी विभागीय टारगेट मत रखिए ना। 2047 का टारगेट आपने सीधा रख दिया, बीच में ना 2030 आता है ना 35 ना 40, सीधा 47 आ गया। कोई 47 तक पूछेगा नहीं आपको, वो सही टारगेट आपने रख दिया, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं पूछेगा? कमल जी, मैं बोलना चाहता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ। हम 2047 तक क्या भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व से खत्म हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस को तो लगता है अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो चुनाव भी नहीं करवाएंगे। भारतीय जनता उनको तो ये भी पार्टी लगता है, ऐसा तो नहीं 47 तक सीधे मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री।
ये तो उनका डर है। अच्छा। ये बात तो कमल जी उनका डर है। अच्छा। इस बात से तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी घबराए हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं वो लोकसभा के चुनाव से पहले मैदान छोड़कर ही मुझे नहीं तो चले ढूल साहब जाएं, खुश इस नजर आ भय रहे हैं। के कारण से। ठीक है। ये लोकतांत्रिक देश है और जितनी लोकतंत्र की, संविधान की रिस्पेक्ट, सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नजरों में है, उतना सम्मान तो ओंकार कांग्रेस जी और कुछ अन्य कहना चाहते हैं विपक्षी बीच में, और पार्टियां तो ढूल साहब भी हमेशा कहना संविधान चाहते की हैं। ओर धज्जियां दोनों उड़ाती के आई पॉइंट हैं। है। जितना सम्मान ठीक हमने है, नेहा रखा जी, है भारत में, वो अब भारतीय जो इस जनता चर्चा में पार्टी हम ने रखा है। सीधे सीधे अपनी बातचीत रखेंगे, आप रख सकते हैं बीच में, क्योंकि पॉइंट जब रखे जाएंगे तभी हम नतीजे तक पहुंचेंगे। ढुल साहब आऊंगा आपके पास। ओंकार जी, आप क्या क्या पॉइंट रखना चाहते हैं? कमल जी, जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने क्या कहा था, हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, 200 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। और इनकी सरकार की मैं एक खासियत बता सकता हूं, इन्होंने अपनी इनकम तो खूब बढ़ाई। इन्होंने पेट्रोल को 100 रुपए लीटर कर दिया, जो डीजल 45 रुपए लीटर था उसको 95 रुपए लीटर कर दिया, और जो गैस का सिलेंडर 370 रुपए का था उसको 1200 रुपए तक खींच के ले गई। जीएसटी का रेट देखिए 28% तक है। इसके साथ साथ टोल टैक्स कितने जबरदस्त बढ़ा दिए इन्होंने। इन्होंने अपनी आमदन कहीं नहीं कम करी। और मेरी जानकारी थी, कोरोना काल में हमने कोरोना के करके कर्ज लिया, अच्छी बात है, कोरोना काल में हो सकता है इन्होंने कर्ज लिया हो, लेकिन मेरी बहन जरा ये बता दो, कोरोना काल में आपने जनता को क्या दिया? एक आपने वायल फ्री, इंजेक्शन फ्री था, और उस इंजेक्शन की कीमत 80 करोड़ परिवारों को वो कहते हैं हमने राशन दिया, जिस चीज की जरूरत थी उन परिवारों को वो मुहैया करवाया। उनका जो पेट भरने का काम दिया है वो मोदी सरकार ने किया, ये उनका दावा है। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि हमने फ्री वैक्सीन दी लोगों को, हमने लोगों को कोरोना से बचाया, ये उनका दावा है। हमने करके दिखाया है, हमने करके दिखाया है कमल जी, हमने दावा नहीं किया है। हाँ, नहीं आपने दावा किया और करके दिखाया, मैं वही बता रहा हूँ। तो सभी देश देते हैं, इन्होंने कोई आसान नहीं किया जनता पे। और कमल जी, मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी कभी देश में आपदा आई तो वायल और इंजेक्शन फ्री दिए गए। नहीं, ये सिलेंडर तो फ्री में एक योजना के तहत दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं, और गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आपने कहा वो महंगा कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कह रही है 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे आने वाले वक्त में, ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में। सिलेंडर बुलाया, उसके बाद दोबारा सिलेंडर नहीं दिया। अच्छा, दोबारा सिलेंडर नहीं दिया। ऐसी सरकार है जो आंकड़ों पे खेलती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ढुल क्या साहब के पास आंकड़ों ले से चलता पेट भर हूँ। जाता है? अगर आंकड़ों से पेट भरता तो हम लोग रोटी ना खाते। ठीक है ढुल साहब, आपका पॉइंट क्या है सर? आप नहीं खा के सो जाते। आप कुछ पॉइंट रख लेते और बजट को लेकर रखे तो ज्यादा बेहतर। कमल जी, उज्ज्वला योजना जो है जनता को जो बेवकूफ बनाने के लिए लेकर के आए थे, उसमें केवल मात्र पहले चूल्हा और एक सिलेंडर ही फ्री है, उसके अलावा सभी चीजें सभी उसके बाद फुल रेट में पड़ता है। इस देश के अंदर गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर के आए थे उसमें से सबसे घटिया और वाहियात योजनाओं में से एक है। अगर एक गरीब आदमी को 1000 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ेगा तो कौन सी योजना की आप बात कर रहे हो? तो केवल मात्र इन्होंने उसके अंदर सिलेंडर और उनको सप्लाई करने का काम किया था। इसके अलावा जो है उज्ज्वला योजना की कोई वैल्यू नहीं है। अब जहां तक बात आई इनकी लोकतंत्र की, जितना सम्मान इन्होंने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर लोकतंत्र का किया है, इतिहास याद रखेगा कि किस प्रकार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दुरुपयोग अपना बंदा वहां पर बिठा करके खुद वोट खराब करके इन्होंने मेयर की कुर्सी हथियाने का काम किया है। वो लोकतंत्र की जो बेइज्जती की है ना इन्होंने, वो इतिहास याद रखेगा। ना तो भाजपा के मुंह से जो है विकास की बातें अच्छी लगती है, ना ही इनके मुंह से बात अच्छी लगती है कि लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र का जितना अपमान ये कर सकते हैं उससे ज्यादा अपमान तो कोई भी साहब आप भी इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस के कर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से कि अगर मोदी जी आ जाते हैं उसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे? मैं तो यही कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी कोई गारंटी है ही नहीं। अच्छा, यदि गारंटी है मोदी जी की तो केवल एक है कि मैं अपने हाथों से इस देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा मोदी जी ये वोट बार बार क्यों देते हैं? फिर क्यों देते हैं लोग इनको वोट? 3 राज्यों में जिता दिया, आपके हाथ से छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान चला गया आपके हाथ से। राज्यों के चुनाव में जनता ने मोदी जी की गारंटी को माना है। चाशनी में लोगों को आपके राहुल जी की तो गारंटी क्या, उनकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। जो है ये वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये मैं आपको बता दूं, ये धर्म की चाशनी भी लंबी नहीं चलती। 10-15 साल है ये फासिज्म जो इनका राइट विंगर जो इनकी टेंडेंसी है, 10-15 साल के बाद में लोग इससे छिक जाएंगे और उसके बाद
बाद में इस देश को बात करने का जो है इस वर्तमान प्रधानमंत्री को जो श्रेय जाएगा वो पीढ़ियां याद रखेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई रिलेशन को इन्होंने बचा करके रखा है क्या? अब कल इन्होंने भारत की जमीन के ऊपर कब्जा किया है, जिसके आज वीडियो देखे, जिस कांग्रेस पार्टी का बयान आया है, क्यों नहीं इस चीज के ऊपर बोलते? एक सौगंध देश की 1 इंच की भी मैं भूमि नहीं दूंगा। इन्होंने थोड़ा थोड़ा सौगंध देश की खा करके इस देश की भूमि को चीन के हाथों में सौंपने का जो काम किया है उसका हिसाब भी ये जनता किसी दिन वर्तमान प्रधानमंत्री से लेने का काम करेगी। रक्षा बजट की भी बात कर लेते हैं, जब आपने ऐसी बात की, डिफेंस की बात ही कर लेते हैं, जब इतना बड़ा मुद्दा आपने ढोल साहब उठा ही लिया है। मैडम अग्निवीर की योजना देख लीजिए जी, कुछ कह रहे थे ढोल साहब आप? मैं कह रहा हूं अग्निवीर की योजना देख लीजिए, कितना ड्रॉप आउट बढ़ा है अग्निवीर योजना के बाद में फौज से, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? ठीक है। नेहा जी कुछ जवाब देंगे जो ढोल साहब ने सवाल उठाए? मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। कमल जी, सबसे पहले तो रविंदर ढूल जी को ये पता करना चाहिए कि त्वांग रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में त्वांग के एरिया के अंदर बॉम्बडिला से रामनगर तक जब चीन ने कब्जा कर लिया था, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपने अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, प्रधानमंत्री को या फिर सोनिया गांधी जी को इनको नहीं बताया था कि रामनगर कहाँ तक है, रामनगर की सीमा कहाँ तक है? मैं बहुत छोटा छोटा सा जवाब दूंगी, रविंदर जी इस बात को समझ जाएंगे, हिंट देते ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ तक की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, बिल्कुल आप देखिए कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, पेट्रोलियम की जहां तक बात आई, रेट की जहां तक बात आई, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जून 2020 से लेकर जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री की कीमतों में 300% की वृद्धि होती है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की जनता का ध्यान रखते हुए केवल 72% की वृद्धि जो है वो भारत में दिखाई और बाकी जो है सरकार ने वहन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 300% की वृद्धि थी। ये समझदारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की थी, लेकिन अगर ये नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती और डगमगा जाती। दूसरी बात हो रही थी 2014 से लेकर मैडम 15 के बीच में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो कितनी थी बताइए? 2013 और देश में पेट्रोल की कीमत कितनी थी आप मुझे बताइए। अब जवाब नहीं मिलेगा। 2013 या 14 के सिनेरियो आपकी सरकार आने के बाद काल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या इस आपदा के समय में? ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि क्या रेट था, जहां तक कच्चा तेल क्या रेट था की हो रही थी, तो मैं ये बता दूं कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां पर क्या रेट था? 2014 से 15 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत क्या थी मैडम? और आपने देश में पेट्रोल की कीमत कितनी कम की, ये भी तो देश जानना चाहता है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2020 के आसपास का, तो मैं 2014 जब सत्ता में आए, जब पीएम मोदी ने भी कहा था कि मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है, कच्चे तेल की कीमत कितनी गिरी थी? और वो जो इतने लाख करोड़ रुपए बचाए सरकार ने, उसका हिसाब किताब विपक्ष ने कई बार पूछा था, संसद के अंदर भी। ओंकार जी, इस बात का फायदा मत उठाइएगा, इस बात पर अब 10 मिनट की राजनीति मत छेड़ दीजिएगा चैनल पर। नहीं, मैं यहाँ पर कमल जी कोई मतलब नहीं है। क्या रेट था तेल का और क्या इन्होंने वादा किया पहुंच चुका है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क जिनके पास में वित्तीय जो है राशि नहीं है, हम उनको लोन देने की स्थिति में पहुंच गए हैं। 2018-19 में हमने 7,277 करोड़ को लोन पर दिए हैं। 2019 और 20 में ये राशि बढ़कर 9,069 करोड़ कितने बिजनेसमैन का कर्ज माफ किया आपने? और लैटिन अमेरिका की सरकारी सवाल उठाते हुए हमने लोन पर दिए हैं। और कितने किसानों का कर्ज माफ किया पूरे देश में, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, कर्ज को माफ करना और उनको कर्ज को माफ करना और उनकी आमदन को बढ़ाना, आप किसके पक्ष में है कमल जी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष जो सवाल उठाता है, जब उनसे पूछूंगा तो उनसे पूछूंगा, अब मेरे ऊपर मत आइएगा। आप खुद बता दीजिए कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, विपक्ष जो सवाल उठाता है वो पूछ रहा हूँ। आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, चाह रही हूँ, ठीक है, आपका मत क्या होना चाहिए कमल जी? मेरा मत ये होना चाहिए कि देश का विकास हो, इस
विचार के और साथ देश का जाएंगे विकास ऐसा या हो कि उनको सबका फ्री में भला हो, कर्ज माफी चाहे के अंतिम विचार के पंक्ति साथ में खड़ा जाएंगे। व्यक्ति हो जो आप अंत्योदय उन्हें की independent आप बात बनाना, करते हैं, उन्हें- चाहे वो मिडिल क्लास उन्हें फैमिली का कोई भी independent शख्स हो बनाने की और या वो बढ़ेंगे। अमीर तबके का भी कोई शख्स हो, सबका हमारी भला होना सभी चाहिए। और इस अंतरिम परियोजनाएं- बजट में मैं यही तो पूछ रहा हूँ बिल्कुल, कि क्या ऐसा बिल्कुल, आने हम वाला आपके है, साथ क्योंकि वित्त खड़े हुए मंत्री हैं। निर्मला आज सीतारमण से 80 पूछा गया तो लाख उन्होंने परिवारों कहा को राशन कोई जा रहा बड़ी है, घोषणा वो की उम्मीद लोग मत कीजिए, वो ये अंत्योदय की लेखा बात अनुदान है। आने वाला है, सिर्फ वो क्या अंत्योदय खर्चा की है बात है। सरकार का, ये वो कुछ देखने को अंत्योदय की मिलेगा। बात है कमल जी, अगर हम 80 लाख परिवारों कमल के जी, मैं साथ एक बात पूछना आपदा की चाहता हूं। स्थिति में खड़े रहे हैं, 80 करोड़ ये कहिए, अंत्योदय की 80 लाख ही कम बात बता रहे हैं है। आप तो। हमने 80 करोड़ परिवार कहते कांग्रेस हैं। की तरह गरीब जनता को गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया। हमने गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं दिया, हमने वो प्रयास किए हैं कि कमल जी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओंकार जी। दूर हो और वो ओंकार जी, mainstream में ये सरकार जो है ना, शामिल ये हो। सरकार हमने कहती है ये काम किए कि हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हमने समाज को बनाया और उन अधिकारियों पर भी हमने सीधे सीधे गाज गिराई जो भ्रष्टाचार करते हैं। पारदर्शिता हम लाए, नौकरी का सपना अगर आज देख सकता है कोई गरीब परिवार का युवा तो वो इनकी सरकार में देख सकता है। अब पैसे नहीं चलते, पर्ची खर्ची नहीं चलती, ये इनकी सरकार का दावा है। और सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है, ये इनका दावा। ओंकार सिंह जी, कमल जी, पर्ची खर्ची बंद है, टैक्सी का कर लो प्रबंध। HPSC के कार्यालय से 1 करोड़ की टैक्सी कहां से बरामद हुई? इन्हीं के राज में बरामद हुई। और ये गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, गरीबी खत्म करने की बात करते हैं। 82.5 करोड़ लोगों को 139 करोड़ में से 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है। 5 किलो अनाज पे डिपेंड कर दिया। और अभी मैं पिछली डिबेट में बैठ रहा था, इनके प्रवक्ता साथी बोल रहे थे 13.5 करोड़ हमने गरीब खत्म किए। इन्होंने गरीब नहीं खत्म किए, गरीब मिटा दिए इन्होंने। नहीं, गरीबी खत्म की स्थिति ये है कि नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार तो इतना जबरदस्त है, नौकरी है ही नहीं। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है देश आने वाले वक्त के में। नाम के ऊपर जनता से लूट और देखिए टॉप 3 में आएगा पूरी दुनिया में। आज ओंकार सिंह जी, बेरोजगार होकर नशे की चपेट में है। ये ओंकार सिंह जी, 2014 अब ये मैं कहना नहीं चाहता कितनी जीरो कितनी होती है किसमें, करोड़ का कर्ज था। लेकिन ये बताइए जब टॉप 3 में अर्थव्यवस्था में देश आएगा तो आपको गर्व महसूस नहीं होगा? और उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बनाएंगे बीजेपी वाले और ये सरकार, आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा, आप विपक्ष में रहेंगे। बेरोजगारी नंबर 1 पे कर दी, महंगाई नंबर 1 पे कर दी, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हो गया। और हरियाणा में तो पेपर लीक के इतने मामले हैं, जितने पेपर हुए आप अपनी टोन में बायसनेस क्यों दिखा रहे हैं कमल जी? मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र होता है तो सीधे सीधे बात है कि विकसित भारत बनाएंगे। और विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं, तो जो ट्रांसपेरेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात नहीं होनी चाहिए, विकसित भारत की बात नहीं होनी चाहिए। लगा देते थे, आप क्या जाने ट्रांसपेरेंसी अब टोन में भी मैंने टोन पर भी सवाल उठाए आप। निकालने की जरूरत क्या पड़ी? इसीलिए अगर 10 साल में इन्होंने काम किया होता तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जरूरत नहीं थी। अपने काम में गिनाते आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र से परेशान है। जनता नगर निकाय विभाग में देर रात में बैठी है, इनको नजर नहीं आता। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, ठीक है। ये 2 समस्याएं इन्होंने जो जनता को दी है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति लाइन में लग गया। चलिए, आप तो तारीफ नहीं करेंगे ओंकार सिंह जी, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप जैसे व्यवस्थाओं को याद करें। ठीक है, विपक्ष के लिए पीएम मोदी ने क्या बात कही थी, एक बार वो भी सुन लेते हैं जब उन्होंने आज अपनी बात रखी थी। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद
आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा ढुल साहब। और पीएम मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और देश की जनता के सामने सब कुछ है, और इसलिए बार बार देखिए 2019 में भी कैसे चुना और अब 400 पार का भी नारा है। कमल जी छाछ तो बोले, छाछनी भी बोले, जिसमें 17 छेद ही हरियाणा की एक बड़ी कॉमन, एक बढ़िया वाली एक में मुहावरा लोकी है। मैंने अभी बताया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अब हम बात कर रहे थे, आपने भाजपा का एक वर्जन बताया कि भी हम देश को जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये देश भारत जो है 2014 के अंदर पीपीपी यानी कि परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, और 2023 में भी आज भी पीपीपी इंडेक्स के हिसाब से जो है इंडियन इकोनॉमी जीडीपी जो है के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी। हाँ, जहां तक बात आएगी एक नॉमिनल इंडेक्स की आती है, नॉमिनल इंडेक्स के हिसाब से भारत जो है, जब सुई तक इस देश में नहीं बनती थी, वह भारत 2014 तक वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था और 10th से 5th नंबर पे आया है, वो है नॉमिनल इंडेक्स के हिसाब से। परचेज पावर के हिसाब से यह देश 2014 में भी तीसरे नंबर पर था जीडीपी में और आज भी तीसरे नंबर पर है। तो खूब बहुत मैं ये कहता हूं कि जब बात आती है विकास की, तो जो विकास 2014 मेरे पास समय की कमी है इसलिए रोक रहा हूं आपको। आज जो छोटे छोटे पॉइंट है। अब जो देखिए, आप विपक्ष में आप तारीफ तो नहीं करेंगे, सराहना नहीं करेंगे, लेकिन काम तो ऐतिहासिक भी किए ना। देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, पार्लियामेंट में उनकी जो जगह है वो बढ़ेगी। हरियाणा में भी ऐसे ऐसे कई फैसले लिए हैं, बाकी वर्गों के लिए फैसले लिए हैं, और जो अंत्योदय की नियत के साथ ही सरकार चल रही है वो भी देख रहे हैं। लोगों को फायदा हो रहा है, 1,80,000 से कम आय वालों को हरियाणा में कितना फायदा हो रहा है, परिवार पहचान पत्र से इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। के साथ जोड़ दिया इन्होंने महिला आरक्षण को, वर्तमान में क्यों नहीं लेकर के आए? महिला आरक्षण कांग्रेस की सोच थी उस आप ले आते ना, हमारे पास मेजोरिटी ना होने के कारण, मेजोरिटी नहीं थी हमारे पास में कि हम लेकर के आए। उस समय पर डिफीट किया गया। जैसे जीएसटी जब कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस ने ऐसे साथियों के साथ मिलकर फिर भी चल रहे हैं, और वही साथी है जो यूपीए में थे, कांग्रेस उसी के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो क्या होगा? अपने माथे पर इतना कॉन्फिडेंस तो आपको नहीं है, और ये लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। अब जो किया है उसकी तारीफ तो कर ले कम से कम विपक्ष, लेकर के आते या बिल्कुल सोच कर आए कि नहीं। जो महिला आरक्षण जिस रूप में लेकर के आए हैं उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा। महिला आरक्षण वर्तमान जो है लोकसभा से लेकर के आते हैं, जैसे कांग्रेस ने उस समय पर कहा था उस बिल को लेकर के आते हैं। हम इनका पूरी तरह से समर्थन करते, ढंग से समर्थन करते। इन्होंने डिलिमिटेशन के बाद में उसको जोड़ करके महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। और बताइए कौन से लैंडमार्किंग के काम है जिससे इस देश के अंदर डेवलपमेंट। एक अंतिम प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। नेहा जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जो ये अंतरिम बजट है इससे हम माने कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर जो अंतरिम बजट है इसमें लेखा अनुदान होता है, सरकार का खर्चा होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है, क्या समझे हम, या फिर कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए कमल जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी। हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको हमारी बात समझ में आ रही है, उनको मोदी जी की गारंटी दिख रही है। हमारे सरकारी तौर पर जितने भी काम हुए हैं, जितनी भी परियोजनाएं आ रही हैं, उनका परिणाम, उनका रिजल्ट जनता के सामने है। जब उनके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचता है, जब सम्मान निधि सीधा पहुंचती है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी भी समझ में आती है। ठीक है। जब वो पहले चक्कर काटते थे पेंशन लेने के लिए और पेंशन कोई और ले जाता था, रजिस्टर पर अंगूठा लगा दिया जाता था, वो दिन भी उन्होंने देखे हैं और आज ट्रांसपेरेंसी भी उन्होंने देखी है। रोड्स पर जब जनता चलती है तो उन्हें हमारे विकास धरातल पर उतरते दिखते हैं। जी नेहा जी, रोजगार जब युवाओं को मिलता है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंसी से, भ्रष्टाचार मुक्त, ये विषय भी क्लियर होता है। कांग्रेस कुछ सोचती रहे, आईएनएलडी कुछ सोचती रहे, मोदी जी की गारंटी 3 राज्यों में आपके समक्ष है और लोकसभा में पूरे देश इस मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। कल बजट आएगा तो हम देखेंगे और फिर से चर्चा भी करेंगे। नेहा जी आपके साथ, ढोल साहब आपके साथ, ओंकार जी आपके साथ मैं आना चाहता था लेकिन समय इजाजत नहीं दे पा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देश के बजट के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन वक्त बताएगा देश का बजट कैसा होगा, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन